ये फरवरी 2022 की बात है। उड़ीसा के रायकिया नामक एक छोटे से गांव से दो दोस्त बाइक पर अपने घर लौट रहे थे। वे नभरंगपुर पार कर चुके थे और भवानीपटना शहर के करीब पहुंच रहे थे। तभी नाइट पेट्रोलिंग या रात की गश्त कर रही पुलिस की एक गाड़ी उनके बगल में आकर रुकी। उसमें बैठे पुलिस वालों ने उन्हें देखा और बाइक किनारे रोकने को कहा। उस समय आधी रात का समय हो रहा था। पुलिस को इस तरह पीछा करके रोकते देख वे बहुत डर गए। जैसे ही उन्होंने बाइक रोकी, गाड़ी से दो अधिकारी उतरे और उनसे सख्ती से पूछताछ करने लगे। उन दोस्तों ने पुलिस को जवाब दिया कि वे रायकिया में रहते हैं और वहीं जा रहे हैं। ये सुनते ही गाड़ी में बैठे कांस्टेबल ने इंस्पेक्टर से पूछा, सर, ये रायकिया जा रहे हैं, क्या इन्हें छोड़ दें? रायकिया का नाम सुनते ही अंदर बैठे सभी पुलिस वाले हैरान रह गए और उनकी तरफ देखने लगे। असल में उस रात पेट्रोलिंग कर रही पुलिस उन्हें रोकना चाहती थी, लेकिन कुछ परिस्थितियों की वजह से वे ऐसा नहीं कर पाए। इस तरह उस रात उन दोस्तों ने एक ऐसी खौफनाक घटना का सामना किया जिससे उनकी रूह कांप गई। अब असली कहानी में जाने से पहले जानकारी ध्यान से सुने। ये चंद्रकांत और उसके दोस्त अमित की कहानी है। वे ओडिशा के कंधमाल जिले के रायकिया में रहते हैं। चंद्रकांत का अपना शहर कटक है, लेकिन उसके पिता की नौकरी के कारण वे रायकिया में रह रहे हैं। हालांकि अमित उससे 2 साल छोटा है, लेकिन दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। अभी चंद्रकांत ने अपनी डिग्री पूरी कर ली है और वो गेट परीक्षा की तैयारी कर रहा है। ये दोनों अपनी प्रेमिकाओं से दूर रहते हैं। चंद्रकांत की गर्लफ्रेंड राजखरियार शहर में और अमित की गर्लफ्रेंड जयपुर ओडिशा शहर में रहती है। हालांकि अमित की गर्लफ्रेंड का अपना गांव भी रायकिया ही है, लेकिन वहां उनके परिवार एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते थे, इसलिए वे वहां मिल नहीं पाते थे। वे बस दूर से ही एक दूसरे को देख लिया करते थे। 23 फरवरी 2022 को अमित की गर्लफ्रेंड का जन्मदिन था, इसलिए अमित ने चंद्रकांत से कहा कि तुम भी आकर अपनी गर्लफ्रेंड से मिल सकते हो। भले ही दोनों की गर्लफ्रेंड्स अलग अलग शहरों में और विपरीत दिशाओं में थीं, लेकिन प्यार के पागलपन में उन्होंने उस दूरी की परवाह नहीं की। वे चंद्रकांत की बाइक पर जाने के लिए तैयार हो गए। उनकी यात्रा कैसे आगे बढ़ी, ये समझने के लिए इस रूट मैप को देखना होगा। वे रायकिया से 220 किलोमीटर दूर राजखरियार गए। चंद्रकांत की गर्लफ्रेंड वहीं थी। वहां से वे भवानीपटना होते हुए जयपुर गए। वापसी में उन्हें फिर से भवानीपटना होते हुए रायकिया आना था। अगले दिन सुबह 5:30 बजे दोनों चंद्रकांत की बाइक पर निकले और दोपहर 12:30 बजे राजखरियार पहुंच गए। वे चंद्रकांत की प्रेमिका के घर पहुंचे। वहां उससे मिलने के 1.5 घंटे बाद दोनों वहां से जयपुर के लिए निकल पड़े, क्योंकि अमित की प्रेमिका जयपुर में थी। रास्ते में उन्होंने भवानीपटना नामक एक छोटे से चौराहे पर रुककर खाना खाया। वहां से जयपुर जाने का पूरा रास्ता जंगलों और घाटियों से भरा है। दिन के समय वो जंगल बहुत खूबसूरत लगता है, इसीलिए उस खूबसूरती का आनंद लेते हुए वे धीरे धीरे बाइक चलाते हुए शाम 6 बजे जयपुर पहुंच गए। असली कहानी यहीं से शुरू होती है। जयपुर पहुंचते ही अमित बाइक लेकर अपनी प्रेमिका से मिलने चला गया। चंद्रकांत एक पार्क में इंतजार कर रहा था। 1 घंटे बाद जब उसने अमित को फोन किया तो उसने कहा कि वे बाहर हैं और थोड़ी देर में आ जाएगा। फिर 40 मिनट बाद उसने फोन करके कहा कि ऑनलाइन कोई कमरा बुक कर लो, लेकिन चंद्रकांत ने कहा कि ऑनलाइन कीमत ज्यादा होगी, सीधे जाकर लेने पर सस्ता पड़ेगा, और उसने अमित को अपने पास बुला लिया। रात 8 बजे अमित आ गया। जब दोनों रहने के लिए कमरा ढूंढने जा रहे थे, तभी अमित को उसके ऑफिस से फोन आया। अमित एक प्राइवेट कंपनी में अकाउंट्स विभाग में काम करता है। उसके अधिकारी ने फोन करके कहा कि तुम्हारे भेजे गए रिपोर्ट्स में गलती है, कल सुबह 9 बजे से पहले उसे ठीक करना होगा। ये सुनते ही अमित को समझ नहीं आया कि वो क्या करे। नौकरी जाने के डर से अमित ने कहा कि उन्हें अभी गांव वापस लौटना होगा। चंद्रकांत ने उसे रोका और कहा कि रात में उस रास्ते पर सफर मत करो, झूठ बोल दो कि तबीयत खराब है, लेकिन अमित नहीं माना। इसलिए ना चाहते हुए भी चंद्रकांत को उसकी बात माननी पड़ी। ये उनकी जिंदगी की एक बहुत बड़ी गलती साबित होने वाली थी। रात 9 बजे उन्होंने जयपुर से रायकिया की अपनी वापसी यात्रा शुरू की। ध्यान दें, ओडिशा में भी जयपुर नाम का एक शहर है। शहर पार करने के 10 किलोमीटर बाद आगे पूरा जंगल था। रास्ते में वे खाना खाने के लिए एक ढाबे पर रुके। जब वे हाथ धो रहे थे तब उनके बगल में एक लॉरी ड्राइवर भी था। जब वे खाना खाने बैठे तो वो ड्राइवर उनके बगल में बैठ गया और बातचीत शुरू की। उसने पूछा, क्या आप कोरापुट जा रहे हैं? चंद्रकांत ने कहा, नहीं, हम रायकिया जा रहे हैं। रायकिया का नाम सुनते ही ड्राइवर बाहर आया और उनके वाहन को देखने लगा। वहां कोई बस ना देखकर उसने पूछा कि वे किस चीज पर जा रहे हैं। जैसे ही उन्होंने बताया कि वे बाइक पर जा रहे हैं, ड्राइवर ने सलाह दी, बाबू, रात को यहीं सो जाओ, कृपया मत जाओ। लॉरी ड्राइवर ने सलाह दी कि सुबह 6 बजे तक रुको और फिर जाना। जब चंद्रकांत ने पूछा, क्यों, क्या हुआ, तो ड्राइवर ने कहा, हम ड्राइवर हैं, लेकिन हम खुद भी उस रास्ते पर जाने से डरते हैं, मेरी बात मान लो। उसने आगे कहा,
मैं अक्सर उस रास्ते से गुजरता हूँ, इसीलिए मना कर रहा हूँ। लेकिन अमित ने कहा कि ऑफिस का काम बहुत जरूरी है और हमें जाना ही पड़ेगा। ये सुनकर वो ड्राइवर चुपचाप वहां से चला गया। उन्होंने अपना खाना खत्म किया और वहां से निकल पड़े। वे जयपुर से नवरंगपुर होते हुए भवानीपटना पहुंचे। वहां से नारला होते हुए रैकिया की ओर जा रहे थे। भवानीपटना के पास पहुंचते ही रात में गश्त कर रही पुलिस की एक गाड़ी ने उन्हें रोक लिया। पुलिस ने कड़क आवाज में पूछा कि वे कहां जा रहे हैं। जैसे ही उन्होंने रैकिया कहा, अंदर बैठा एक बड़ा अधिकारी बाहर आया और उसने पूछा कि क्या इतनी रात को जंगल के रास्ते से बाइक पर जाना जरूरी है। ये बताने पर कि ऑफिस का काम बहुत जरूरी है, उस अधिकारी ने उन दोनों की तस्वीरें, उनके आधार कार्ड्स और बाइक की नंबर प्लेट की फोटो ली और उन्हें सावधानी से जाने की चेतावनी देकर भेज दिया। वहां से 1.5 घंटे के सफर के बाद रात 2 बजे वे नारला पहुंचे। वहां करीब 25 पुलिस वाले सड़क पर रास्ता रोके खड़े थे। उन्होंने इन्हें रोका और सख्ती से कहा कि आगे मत जाओ। आगे रामपुर का जंगल है, वहां आजकल चोरियां और हत्याएं हो रही हैं। गांव वाले रात में पहरा दे रहे हैं। वे तुम्हें चोर समझकर तुम पर हमला कर सकते हैं। कृपया वापस लौट जाओ, उन्होंने कहा। इसके अलावा उन्होंने ये कहकर भी डराया कि उस रास्ते पर जंगली जानवर हैं और बहुत सी अजीबोगरीब घटनाएं हो रही हैं। लेकिन अमित ने मिन्नतें करते हुए कहा, सर, हम पहले ही आधा रास्ता तय कर चुके हैं। अगर मैं सुबह तक ऑफिस नहीं पहुंचा तो मेरी नौकरी चली जाएगी। पुलिस वालों के पास और कोई चारा नहीं था, इसलिए उन्होंने ये चेतावनी देकर भेजा, अगर कोई गांव वाला तुम्हें रोके तो भागना मत, रुककर उन्हें पूरी बात बताना। चेकपोस्ट पार करते ही भारी बारिश शुरू हो गई। भयानक ठंड में चंद्रकांत बाइक चला रहा था और पीछे बैठे अमित ने उसे कसकर पकड़ रखा था। उस बारिश में 6 किलोमीटर जाने के बाद अमित ने कहा कि उसे तुरंत बाथरूम जाना है, बाइक रोको। चंद्रकांत के बाइक रोकते ही अमित गया और अपने काम खत्म करके वापस आकर बाइक पर बैठ गया। बारिश के कारण रास्ता ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था, जिससे बाइक चलाना मुश्किल हो रहा था। चंद्रकांत ने कहा कि अगर कोई शेल्टर मिले तो थोड़ी देर रुक जाते हैं। इस पर अमित ने कहा, चलो 1 किलोमीटर और चलते हैं। ऐसे आगे बढ़ते हुए चंद्रकांत को बाई और टीन की छत वाला एक शेड दिखाई दिया। वो जानवरों को बांधने का तबेला था। बारिश से बचने के लिए वे उस शेड के नीचे छिप गए। वहां बहुत अंधेरा था। ये सोचकर कि कहीं कोई उन्हें चोर ना समझ ले, चंद्रकांत ने डर के मारे अपनी बाइक का इंडिकेटर चालू रखा। उसका पूरा ध्यान इसी बात पर था कि बारिश कब रुकेगी। थोड़ी देर बाद जब बारिश रुकी तो उसने चलो चलते हैं कहने के लिए पीछे मुड़कर अमित की तरफ देखा। तब चंद्रकांत को एक अजीब बात समझ में आई। अमित के कपड़े बिल्कुल भी नहीं भीगे थे। चंद्रकांत पूरी तरह भीग चुका था, लेकिन अमित के शरीर पर बारिश की एक बूंद तक नहीं पड़ी थी। चंद्रकांत ने हैरानी से पूछा, ये क्या, मैं पूरी तरह भीग गया हूं और तुम एकदम सूखे कैसे हो। इस पर अमित ने कहा, अभी इन सब बातों का क्या काम, बारिश रुक गई है ना, चलो। अमित शेड से बाहर आया और बाइक पर बैठने का इशारा किया। इस पर चंद्रकांत ने बिना कुछ कहे बाइक स्टार्ट की। वहां से करीब 3 किलोमीटर आगे जाने पर सड़क पर लाठियां लिए 10-15 गांव वाले खड़े दिखाई दिए। ये वही गश्ती दल था जिसके बारे में पुलिस ने चेतावनी दी थी। उन्होंने बाइक रोकी और पूछा, क्यों बाबू, तुम्हें डर नहीं लगता जो इस तरह अकेले जा रहे हो। चंद्रकांत ने कहा, मैं अकेले कहाँ जा रहा हूँ, मेरे पीछे मेरा दोस्त बैठा है ना। इस पर उस गांव वाले ने कहा, पीछे कौन है बाबू, बाइक पर तो तुम अकेले ही हो। ये सुनते ही चंद्रकांत ने पीछे मुड़कर देखा। उसका दिल जैसे रुक सा गया। पीछे की सीट खाली थी, अमित वहां नहीं था। डर के मारे चंद्रकांत को पसीने छूट गए। मेरा दोस्त यहीं होना चाहिए। वो घबरा ही रहा था कि तभी दूर से एक टाटा सुमो गाड़ी तेजी से आई और वहां आकर रुकी। उसमें से अमित उतरा और चलकर चंद्रकांत के पास आया। चंद्रकांत ने पूछा, ये क्या, तुम सुमो में आ रहे हो, तुम तो मेरी बाइक पर थे ना। इस पर अमित ने कहा, तुमने मुझे पुलिस चेक पोस्ट के पास ही छोड़ दिया था। मैं बुलाता रहा, लेकिन तुम बिना सुने चले गए। वहां पुलिस वाले जान पहचान के थे, इसलिए उन्होंने मुझे इस गाड़ी में बैठाकर भेज दिया। ये बात सुनते ही चंद्रकांत के होश उड़ गए। चेक पोस्ट पार करने के बाद बारिश में बाइक रुकवाने वाला कौन था, उससे बात किसने की, शेड में उसके बगल में कौन खड़ा था, इन सवालों ने उसे डरा कर रख दिया। लेकिन उसे लगा कि अगर उस समय उसने सच बताया तो अमित डर जाएगा, इसलिए चंद्रकांत चुप रह गया। ठीक है, बाइक पर बैठो, कहकर उसने अमित को बैठाया और तेजी से आगे बढ़ा। कुछ दूर जाने के बाद दुमेडी बांध नाम का एक इलाका आया। वहां से 12 किलोमीटर पार करने के बाद घना जंगल शुरू हो गया। उस घुप अंधेरे में बाइक की लाइट के अलावा और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। ठीक एक मोड़ के पास आते ही अचानक बाइक बंद हो गई। चंद्रकांत को लगा जैसे बाइक की बैटरी में कोई खराबी आ गई है। चंद्रकांत ने कहा, थोड़ा धक्का लगाओ, मैं इसे स्टार्ट करने की कोशिश करता हूं।
उन्होंने कितनी भी कोशिश की, बाइक स्टार्ट नहीं हुई। चंद्रकांत ने कहा कि घाटी में ये एक ऊंचाई वाली जगह है, बस थोड़ी दूर तक धक्का देना है, उसके बाद ढलान आ जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तुम पीछे से धक्का दो, मैं हैंडल पकड़ता हूँ। ये कहकर दोनों बाइक को धक्का देने लगे, लेकिन चंद्रकांत को लगा कि अमित बाइक को बहुत ही ज्यादा ताकत से धक्का दे रहा था। उसने पूछा, तुम इतनी ताकत क्यों लगा रहे हो? इस पर अमित ने कहा, मैं तो सामान्य रूप से ही धक्का दे रहा हूं। ऊंचाई पार करने के बाद जैसे ही ढलान आई, चंद्रकांत बाइक पर बैठ गया और उसने अमित से कहा कि बाइक के आगे बढ़ते ही तुम बैठ जाना। अमित ने ऐसा ही किया। आमतौर पर ढलान में बाइक तेजी से जानी चाहिए, लेकिन अचानक ऐसा लगा जैसे कोई सामने से रोककर बाइक को पीछे खींच रहा हो और उसकी रफ्तार पूरी तरह कम हो गई। चंद्रकांत को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा था। तभी अमित ने डरते हुए उसके कान में फुसफुसाया, भैया, ऐसा लग रहा है जैसे पीछे से कोई आ रहा है। चंद्रकांत ने शीशे में देखा तो उसे सफेद कपड़े पहने एक व्यक्ति कुछ घसीटते हुए आता दिखाई दिया। कोहरे के कारण उसका चेहरा ठीक से नजर नहीं आ रहा था। जब बाइक आगे नहीं बढ़ी तो उन्होंने उसे सड़क के किनारे रोक दिया और वहीं जमे रहे। वो सफेद कपड़ों वाला व्यक्ति सड़क के बीच से होता हुआ जंगल की ओर जाने लगा। जाते जाते वो एक बार रुका और उनकी तरफ देखा, लेकिन वे दोनों डर के मारे उस व्यक्ति की ओर सीधे नहीं देख पा रहे थे। उनकी उसकी आंखों में देखने की हिम्मत तक नहीं हुई। चंद्रकांत बस तिरछी नजर से उस व्यक्ति पर नजर रखे हुए था। थोड़ी देर बाद वो शख्स जंगल में चला गया। अमित ने चंद्रकांत से पूछा, भैया, मुझे बहुत डर लग रहा है, यहां कोई घर भी नहीं है, आखिर वो कौन था? चंद्रकांत ने चेतावनी दी कि चाहे कुछ भी हो जाए, बाइक से नीचे मत उतरना। वे दोनों अपनी सांसें रोककर उस व्यक्ति की तरफ ही देखते रहे। चंद्रकांत की बाइक की लाइटें चालू थीं। उस रोशनी में देखने पर समझ आया कि वो एक बूढ़ी औरत थी। उसके बाल पूरी तरह से सफेद थे और उसके चेहरे पर गिर रहे थे। वो बाइक से करीब 30 मीटर दूर सड़क के दूसरी तरफ जाकर बैठ गई। अपने साथ घसीट कर लाए गए थैले में से उसने एक छोटी बच्ची का कंकाल बाहर निकाला। एक माँ जिस तरह अपने बच्चे को दुलारती है, उसी तरह उसने उस कंकाल को अपने पैरों पर रख लिया। जहां चोट लगी थी वहां उसने हल्दी लगाना शुरू कर दिया। वहां खून पूरी तरह से सूख चुका था। थोड़ी देर बाद उसने एक फूलों की माला निकाली और उसे कंकाल के गले में पहनाकर जोर जोर से रोने लगी। करीब 20 मिनट तक उसके रोने की आवाज सुनाई देती रही। इन दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। उनमें बाइक से उतरने की हिम्मत भी नहीं थी। वे बस सुन पड़ गए थे। रोना बंद करने के बाद वो औरत खड़ी हो गई। तब चंद्रकांत ने अमित से कहा कि बाइक को पैरों से धक्का देते हुए जल्दी से यहां से निकल चलते हैं। वे उस औरत को पार करके आगे बढ़ गए। न जाने चंद्रकांत के मन में क्या आया। उसने पीछे मुड़कर देखा। वो दृश्य देखकर उसके दिल की धड़कन ही रुक गई। जो औरत अभी अभी सड़क पर थी, वो अब पेड़ पर फांसी लगाकर लटकती हुई दिखाई दे रही थी। डर से कांपते हुए उसने बाइक को तेजी से ढलान की तरफ धकेला। किस्मत से बाइक स्टार्ट हो गई। वहां से 3 किलोमीटर जाने के बाद सुबह सुबह बाहर निकला एक गांव वाला दिखाई दिया। उन्होंने उसके पास बाइक रोकी और हांफते हुए उसे सब कुछ बताया। तब उस बुजुर्ग ने असली बात बताते हुए कहा, बेटा, अगर तुम बाइक से नीचे उतर जाते तो उस जंगल में तुम्हारी लाशें भी नहीं मिलती। कुछ साल पहले एक पति पत्नी अपनी 7 महीने की बच्ची के साथ उस रास्ते से जा रहे थे। तभी एक कार ने उन्हें टक्कर मार दी। पति की मौके पर ही मौत हो गई। वो औरत अपनी घायल बच्ची और पति की लाश को घसीटते हुए कुछ दूर तक गई, लेकिन जब उसे पता चला कि बच्ची भी मर चुकी है तो वो ये सह नहीं पाई और पूरी रात वहीं बैठकर रोती रही। जब किसी ने मदद करनी चाही तो उसने मना कर दिया और अगली सुबह उसी पेड़ पर फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। बुजुर्ग ने बताया कि तब से उसकी आत्मा उस रास्ते से गुजरने वालों को धोखा देकर मार डालती है। उन्होंने उनकी तारीफ की कि उन्होंने बाइक नहीं छोड़ी, ये बहुत अच्छा किया। उसके बाद उन्होंने पानी पिया और पीछे मुड़कर देखे बिना अपने घर चले गए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बगल में दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। देखने के लिए धन्यवाद।